ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। हमने लास्ट वीडियो में जान लिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या है और ये क्यों प्रपोज की गई थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बेस पे हम लोगों ने कई सारी प्रॉपर्टीज मैटर की एक्सप्लेन कर दी थी। क्या क्या थी? डिफ्रैक्शन था, एक्सप्लेन हो गया था, इंटरफेरेंस था, एक्सप्लेन हो गया था, पर क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई वो है इसकी लिमिटेशंस। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और इसकी वैसे तो कई लिमिटेशंस हैं, बट मेन लिमिटेशंस जो मैं यहाँ पे आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पिछले वीडियो में भी लिख दिया था। अभी शुरुआत करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस से। तो हमारा अभी का टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो आप लोगों को इसके लिए पीछे वाला वीडियो जरूर देख लेना है, और जो चीज समझ ना आए वो कमेंट में जरूर डाल दो। जो वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप, जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी कमेंट डाल सकते हैं। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर भी करना और लाइक भी करना, खूब सारे लाइक, और अपने यार दोस्तों से शेयर भी कर लेना जो आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं, उनके साथ भी आप लोग ये वीडियो को शेयर कर लें ताकि सबको बेनिफिट हो। मैं कंप्लीट बताऊंगा, इसलिए वैसे तो बताने में इसमें हार्डली 5 मिनट ही लगते हैं, बट मैं कंप्लीट बताऊंगा इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या है पहले तो ये जान लें। रेडिएशंस में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, रेडिएशन नथिंग बट द एनर्जी एमिटेड बाय अ सोर्स। जो सोर्स कोई रेडिएशंस एमिट करता है, जब सोर्स कोई एनर्जी एमिट करेगा इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में भी कर सकता है और वेव्स भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग वो जो सोर्स एनर्जी एमिट कर रहा है वो वेव की फॉर्म में कर रहा है, और वेव भी कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। साफ पता है कि जब भी कोई सोर्स को आप हीट करोगे तो क्या होगा, वो रेडिएशंस, वो एनर्जी एमिट करेगा। और वो क्यों करेगा? क्योंकि उसके अंदर चार्ज एक्सेलरेट होता है, और जब चार्ज एक्सेलरेट होता है, चार्ज पार्टिकल्स चलते हैं, ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। रेडिएशंस आपको पता है। ब्लैक बॉडी के बारे में बता दूं एक बार, ब्लैक बॉडी क्या है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ब्लैक बॉडी क्या होती है? एनी substance which is a perfect emitter and absorber is black body। जो सब्सटेंस, जितनी रेडिएशन आप उसको दोगे वो सारी की सारी तो एब्जॉर्ब कर सकता है और सारी की सारी को एमिट कर सकता है, वो होती है ब्लैक बॉडी। ठीक है, जो पूरी की पूरी, जैसे मेरी ये शर्ट है, ये ब्लैक है, तो ये जितनी रेडिएशन आ रही है ये सबको क्या कर रहा है? सारी की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए आपको इसमें कोई कलर नहीं दिख रहा है। मैं बताऊंगा अभी सारी बातें, तो आप लोग एक एक करके समझ लें। तो सबसे पहली चीज हम लोग बताते हैं कॉज ऑफ कलर। मैं लिमिटेशन पे तो बाद में आऊंगा, पहले आपको कॉज ऑफ कलर जानना है, कलर कैसे आता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक बॉडी है, कोई भी मैटर है, आप मैटर ही ले लें, तो मैं जिसका कोई नाम नहीं है आप उसके लिए मैटर यू कैन यूज। दिस इज अ सोर्स, ये हमारे पास कोई सोर्स है जिससे कि रेडिएशंस एमिट हो रही है, ये रेडिएशंस जा रही है भाई, ठीक है, ये रेडिएशंस जा रही है। अब ये रेडिएशंस 3 टाइप का बिहेवियर शो कर सकती है। या तो ये इससे रिफ्लेक्ट हो सकती है, ये क्या हो सकती हैं? रिफ्लेक्शन शो कर सकती है। ठीक है, मतलब ये बॉडी इन रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर सकता है, या फिर ये इसको एब्जॉर्ब कर सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ठीक है, या फिर ये ट्रांसमिट हो सकती है, ट्रांसमिटेंस लिख देता हूं,
ट्रांसमिटेंस। एक एक चीज को क्लियर करते हैं। रिफ्लेक्शन मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जब इस सरफेस पे कोई रेडिएशन आई और रिफ्लेक्ट हो गई, तो याद रहे जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद जो हमारी आंखें जो रेडिएशन को परसीव करेंगी, हमारी रेडिएशन जो जैसे यहां से रिफ्लेक्ट हुई, ये सोर्स आया और मेरी शर्ट पे आया और इससे रिफ्लेक्ट होके आप लोगों की आंखों पे स्ट्राइक किया, तो क्या हुआ, जो रेडिएशंस, जो रेडिएशंस आई उनकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी और उस वेवलेंथ की वजह से आपको इस शर्ट का कलर दिखेगा। तो रिफ्लेक्शन कॉजेज द कलर ऑफ मैटर। मैटर का कलर किस वजह से होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ द रेडिएशंस जब रिफ्लेक्ट होती है। एब्जॉर्प्शन क्या हुआ कि जैसे रेडिएशन गई और इसने सब का सब एब्जॉर्ब कर लिया, जो रेडिएशन आई सारी की सारी इस बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली, तो ये ब्लैक बॉडी है, आई और सारी की सारी जो इसके अंदर रेडिएशन थी सारी एमिट कर दी बगैर कोई चेंज किए। ठीक है, वो है एब्जॉर्प्शन, इसने एब्जॉर्ब कर ली। और तीसरी चीज है ट्रांसमिटेंस। यहां से ये रेडिएशन गई, इस रेडिएशन की वेवलेंथ थी λ1, इसकी वेवलेंथ थी λ1, समझ लें, और जो इससे बाहर जो निकली है इसमें से क्रॉस होके रिफ्लेक्ट नहीं हुई, जो बाहर निकली है उसकी वेवलेंथ है λ2। तो ये क्या है? दिस इज ट्रांसमिटेंस, इसको बोला जाता है ट्रांसमिटेंस। जैसे मान लो कि आप लोगों को एक ये ले लेते हैं, कोई फॉर्म ले लेते हैं, फॉर्म लिया और इसको क्या कर दिया, इसको वाटर में रख दिया, वाटर के फ्लो में, ठीक है, वाटर के फ्लो में, तो इसने कुछ तो एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ यहां से ट्रांसमिट हो गई, तो कुछ बाहर निकल गई, तो इनको बोलेंगे ट्रांसमिटेंस, और कुछ जो इसने एब्जॉर्ब कर ली, दैट दोज आर द एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस। क्लियर है? तो ये तीन टाइप का बिहेवियर कोई भी मैटर शो करता है। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ कलर? तो द रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्टेड वेव्स या रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस approaching to eyes of observer, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसकी आईज तक जो अप्रोच कर रही हैं, प्रोवाइड कलर टू द ऑब्जेक्ट, और वो कलर जो है वो आपको तभी दिखेगा अगर वो विजिबल रीजन में है। विजिबल रीजन की अगर वेवलेंथ है, मतलब अगर ये 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम तक, मतलब 3800 टू 7600 एंगस्ट्रॉम तक अगर ये वेवलेंथ है तो हमें कलर दिखेगा, अदरवाइज हमें वो विजिबल भी नहीं होगी, हमें वो दिखेगी भी नहीं। ठीक है, तो ये विजिबल है। और कलर क्या हो सकते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वो 7 कलर जो आपको पता है, उनके मिक्सचर से भी कोई कलर, कॉम्बिनेशन से, इंटरफेरेंस से भी कोई कलर हो सकता है। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ कलर? इट इज द रिफ्लेक्शन। तो इस वजह से कलर आएगा। अब जो कलर है, डिपेंडेंस ऑफ कलर, अब बात करेंगे कलर किस चीज पे डिपेंड करेगा। डिपेंडेंस ऑफ कलर, डिपेंडेंस ऑफ कलर, कलर किस चीज पे डिपेंड करता है? मैंने बताया कि अगर वेवलेंथ आपके पास छोटी है, बड़ी है, कम है, ज्यादा है, तो उसके बेस पे आपको कलर दिखेगा। तो कलर इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन विजिबल रीजन। किस में दिखेगा आपको? विजिबल रीजन में दिखेगा, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विजिबल रीजन की वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग है, मतलब 3800 टू 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में है, तो ही आपको कलर दिखेगा, अदरवाइज आपको वो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो जितनी ज्यादा होगी, अब जो कलर है, दी टाइप ऑफ कलर depends on wavelength perceived by observer,
ऑब्जर्वर, जो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस या वेव्स परसीव्ड बाय ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है उसने कौन सी वेवलेंथ परसीव की है, रिसीव की है, वो ही आपको कलर बताएगी। तो इसका मतलब वेवलेंथ विल डिसाइड दी कलर। सो वेवलेंथ विल डिसाइड दी कलर, विल डिसाइड दी कलर। तो डिपेंडेंस ऑफ कलर किस पे है, वेवलेंथ, और वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। तो न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सो हम लोग क्या भी कह सकते हैं, सो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ विल डिसाइड द कलर। तो कलर को कौन डिसाइड करेगा, वेवलेंथ। अगर येलो कलर की वेवलेंथ हमारी आंखें परसीव कर रही है, हमें येलो दिखेगा, अगर रेड कलर की दिख रही है तो रेड कलर दिखेगा। तो कैसी वेवलेंथ, मैंने सन का एक बहुत सिंपल एग्जांपल बताया कि सुबह और शाम के टाइम पे आपको जो सन है वो रेड कलर का दिखता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी आंखों तक कौन सी वेवलेंथ पहुंचती है, रेड कलर की। और दोपहर को वो येलो कलर का दिखता है, क्योंकि उस टाइम पे येलो कलर की वेवलेंथ हमारी आंखें रिसीव कर रही है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द डिपेंडेंस ऑफ कलर। नेक्स्ट आता है इंटेंसिटी ऑफ कलर। इंटेंसिटी ऑफ कलर का मीनिंग क्या है, ये भी आपको जान लेना चाहिए अभी से ही। इंटेंसिटी ऑफ कलर, इंटेंसिटी ऑफ कलर क्या मतलब है इंटेंसिटी, पहले तो इंटेंसिटी जान ले क्या है। इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी है नंबर ऑफ, वैसे तो ये फोटॉन्स है बट अभी आपको फोटॉन्स पता नहीं है, तो आप लोग अभी के लिए सिर्फ उसको वेव्स कह सकते हैं, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। एक्चुअल में ये पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन हो सकती है, इसीलिए बेटर क्या है कि यहाँ पे आप लोग इसको क्या कह सकते हैं, इंटेंसिटी को मैं यहाँ पर फोटॉन्स ही लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। नंबर ऑफ फोटॉन्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में मतलब एक सेकंड में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया से कितने फोटॉन्स पास होते हैं, दैट इज नोन एज द इंटेंसिटी। जैसे कि ये है मेरे पास एक यूनिट एरिया, इसके अंदर से कितने फोटॉन्स पास होंगे, दैट इज इंटेंसिटी। ठीक है, इन केस ऑफ वेव्स इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, डिपेंड्स ऑन स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। ठीक है, पार्टिकल नेचर में फोटॉन्स है, अभी नहीं पता है। फोटो मींस लाइट, जो लाइट से एनर्जी आती है, जो रेडिएशंस आते हैं, ये अगली थ्योरी में पढ़ा जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए इंटेंसिटी क्या है। तो अगर वेव्स की बात करें तो वेव्स में इंटेंसिटी का मतलब है ये मेरे पास एक वेव, ये हमने वेव बना ली है और मैंने क्या कर दिया, इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है, तो क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाना या घटाना है। तो ये है, दिस इज द हाइट और डेप्थ, हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ, उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड। तो इट इज डिनोटेड बाय साई से डिनोट किया जाता है, PSI, मैं पीछे बता चुका हूं, साई। तो ये जो है इसकी हाइट बढ़ेगी या घटेगी, इट मीन्स अगर बढ़ी तो इंटेंसिटी बढ़ गई, घट गई तो इसकी हाइट घट गई तो इंटेंसिटी घट गई। ठीक है, तो याद रहे इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, वो किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे। तो अगर एम्पलीट्यूड बढ़ता है, एम्पलीट्यूड बढ़ाया घटा, क्या कलर बदला गया, टेल मी, क्या कलर चेंज होगा क्या? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, कलर के लिए तो वेवलेंथ बदलनी चाहिए। वेवलेंथ तो ये थी ना इनके बीच का डिस्टेंस, ये तो सेम ही रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ गई, इनकी हाइट और डेप्थ बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या है कि अभी कलर नहीं बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा,
सो चेंज इन इंटेंसिटी, अब दिस इज द व्हाट इंटेंसिटी ऑफ कलर, सो चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ वेव, intensity of wave lead to change in brightness of color, brightness of color, कलर की ब्राइटनेस बदल सकती है, कलर नहीं चेंज होगा। एंड does not color, ठीक है, वो दैट लीड टू चेंज इन ब्राइटनेस ऑफ कलर, कलर की ब्राइटनेस बदल सकती है, जैसे लाइट ब्लू फिर डार्क ब्लू ऐसे चला है, तो ब्राइटनेस बढ़ सकती है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ सकती है, सिर्फ क्या नहीं चेंज होगी, कलर नहीं होगा कि ब्लू से हमने ग्रीन कर दिया, वो ब्लू ही रहेगा बट उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। जैसे कि आप लोगों ने टीवी में चेंज करते हो तो ब्राइटनेस चेंज करते हो कि भाई चमक कम आ रही है, कलर तो वैसे ही दिख रहे हैं, तो इसका मतलब आपने उसमें क्या चेंज किया होगा, उसमें इंटेंसिटी बदली है आपने। और अगर आपने कलर चेंज कर रहे हो तो कलर चेंज करने के लिए आप उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे या वेवलेंथ चेंज करोगे, तो कलर डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे और लेकिन उसकी ब्राइटनेस डिपेंड करेगी इंटेंसिटी पे, ठीक है। तो याद रहे, अब दिस इज ऑल अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ कलर एंड अबाउट द डिपेंडेंस ऑफ कलर ऑन द वेवलेंथ, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। तो नाउ लेट अस प्रोसीड। ये इंटेंसिटी वगैरह आप लोग ज्यादातर फिजिक्स में ही पढ़ोगे, बट यहाँ भी मैंने आपको बताना जरूरी था, मैंने बता दिया। मैं पढ़ा रहा हूँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो कि लिमिटेशन है, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हैं। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की बात करते हैं और कैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो सकता। लेट वी हैव अ मैटर, एक मैटर लेते हैं, तो यहां से इंटेंसिटी ऑफ कलर कैसे आती है या कलर कोई भी मैटर का कैसे आता है। तो ये ले लें, कोई भी एक मैटर ले लिया है, इस मैटर को आपने क्या करना है, यू हैव टू हीट इट, आप इसको हीट करना शुरू कर दो। हीट करना शुरू कर देंगे तो ये क्या करेगा, ये डिफरेंट वेवलेंथ एमिट करेगा। रेडिएशन से एक वेव रेडिएशन नहीं जाएगी, ये क्या होगी, एनर्जी जो एमिट कर रहा है, मैं वेव की फॉर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, तो ये लैम्बडा 1 एमिट कर दिया, ये लैम्बडा 2 एमिट कर दिया, ये लैम्बडा 3 एमिट कर दिया। तो कई सारी वेवलेंथ इसने क्या की है, एमिट की है, लेकिन इसका कलर आपको एक ही दिखेगा, ठीक है। तो वो कैसे दिखेगा, तो वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ। इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, ये मैं ग्राफिकली आपको दिखाता हूं। तो आपने क्या किया, क्या करते हैं, यहां से चेक करते हैं। यहां पे हम लोग ले लेते हैं, एक तरफ ले लिया है इंटेंसिटी और एक तरफ ले लिया है वेवलेंथ ले लिया जी, इंटेंसिटी ले लिया और वेवलेंथ ले लिया। अब जैसे जैसे वेवलेंथ क्या हो रही है, लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, बहुत सारी वेव्स निकली। अब लैम्बडा 1 की इंटेंसिटी कम थी, यहां पे कम थी, लैम्बडा 2 की थोड़ी ज्यादा थी, लैम्बडा 3 की और ज्यादा थी, लैम्बडा 4 की सबसे ज्यादा थी, फिर लैम्बडा 5, लैम्बडा 6, लैम्बडा 7। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किस वेव की है, अब दिस इज दी वेव, ठीक है। ये बिल्कुल जीरो तो नहीं रहती है कि इंटेंसिटी कोई ऐसी भी आए, तो इसीलिए देखो यहां से लैम्बडा 1 था, ये लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, लैम्बडा 4, तो लैम्बडा 4 पे इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम मिली, ठीक है। अब इसने तो बहुत सारी वेव्स पहुंची, लेकिन इंटेंसिटी किस वेव की ज्यादा थी। अब जैसे इसने लैम्बडा 4 भी किया, लैम्बडा 5 भी एमिट किया और लैम्बडा 6 भी एमिट किया,
ठीक है, इसने कई सारी वेवलेंथ एमिट की, लेकिन इंटेंसिटी किसकी है? तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे देखो इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की इंटेंसिटी ज्यादा, जरूरी नहीं ऐसा ही ग्राफ आए, लैम्डा 3 की भी ज्यादा हो सकती थी। तो जिस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो उसको बोलते हैं लैम्डा मैक्स। मैक्सिमम वेवलेंथ की इंटेंसिटी, मतलब इस वेवलेंथ की इंटेंसिटी मैक्सिमम है, ठीक है, तो इट विल प्रोवाइड कलर। तो ये जो होगा, दिस इज लाइक इट इज लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, लैम्डा 6, लैम्डा 7, ऐसे चली भाई, ठीक है। तो यहां पे अगर आप लोग देखें तो क्या देखेंगे कि द कलर ऑफ मैटर विल कोरस्पॉन्ड टू किसके कोरस्पॉन्डिंग होगा? कोरस्पॉन्ड टू वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है उस वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग ही कलर दिखेगा आपको। इस मैटर का जो कलर आएगा वो ये आएगा। लाइक दिस इज एट टेम्परेचर T1 टेम्परेचर पे ये हमने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, क्लियर है। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पे आ जाते हैं, होपफुली क्लियर हो गया होगा। अगर मान लो आप लोगों को मैं कहूं कि मेरे पास ये डस्टर है, ये येलो कलर का दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इससे रेडिएशन सिर्फ येलो की ही निकल रही है, और भी निकल रही है, पर हाईएस्ट इंटेंसिटी किसकी है? वो येलो कलर की वेवलेंथ की है, तो इसीलिए ये येलो कलर का दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज द वे यू कैन एक्सप्लेन। तो कई बार आप देखेंगे कि एक पार्ट पे आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, उस पे कई सारे कलर हैं, तो जिस रीजन में मान लो एक जगह आपको ब्लू कलर दिख रहा है तो वहां पर ब्लू कलर की इंटेंसिटी ज्यादा है, एक तरफ आपको दिख रहा है रेड कलर है तो वहां पर रेड कलर की इंटेंसिटी ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी तो हमारी आंखों तक वही वेवलेंथ ज्यादा पहुंचेगी, ठीक है, हमारी आंखें उसी वेवलेंथ को ज्यादा परसीव करेंगी। ओके, सो दिस इज अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन ये अभी पूरा नहीं है, अभी पूरा हम लोग अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन से एमिट करते हैं। ओके, अब यहां से आपका मेन टॉपिक शुरू होता है, ये सारी बातें अब हम लोग यूज करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ओके, व्हेन अ ब्लैक बॉडी लाइक आयरन is heated, एक ब्लैक बॉडी है उसको हमने हीट करना शुरू कर दिया, हीट किया, then its color changes from पहले क्या होता है? येलो होता है। सबसे पहले तो क्या चलेगा? पहले ये रेड होगा, फिर क्या होगा? येलो होगा, और फाइनली किस में हो जाएगा? चेंजेस फ्रॉम रेड टू येलो टू ब्लू, फाइनली वो ब्लू कलर में चेंज होगा। फाइनली किस में चेंज होगा? ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। मतलब जैसे आप लोगों ने शायद लोहे को तो गर्म होते हुए देखा ही होगा, तो जैसे वो गर्म करते हैं तो पहले आप लोगों को देखोगे वो लाल होगा, फिर थोड़ी देर के बाद वो येलो हो जाता है, और फिर फाइनली ब्लू कलर का दिखता है आपको। तो ये चेंज होगा। तो मैंने एक ब्लैक बॉडी ली और उसको हीट करना शुरू कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या है? द एनर्जी एमिटेड बाय या रेडिएशंस एमिटेड बाय एनर्जी is emitted continuously. According to electromagnetic wave theory, the energy is emitted continuously by any source. कोई भी सोर्स आप लें, उससे जो एनर्जी एमिट होती है वो कंटिन्यूअसली एमिट होती है, ऐसा उसने बोला। जैसे मेरे पास ये एक सोर्स है, ये आयरन ही ले लें, ठीक है, इससे जो रेडिएशन एमिट हो रही है वो वेव की फॉर्म में लगातार एमिट हो रही है। सो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड
अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इंक्रीज्ड, then its intensity should change. इसकी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए, should change. So if temperature is increased, ये क्या कहता है भाई? लगातार आएगा। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? इसकी सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़नी चाहिए? इंटेंसिटी। कलर तो नहीं क्या नहीं बदलना चाहिए भाई? वेवलेंथ नहीं बदलनी चाहिए। क्या होना चाहिए? इसकी इंटेंसिटी चेंज होनी चाहिए। ठीक है। सो इफ टेम्परेचर इंक्रीज देन इट्स इंटेंसिटी शुड चेंज। इंटेंसिटी चेंज होनी चाहिए। और अगर इफ इंटेंसिटी चेंज्ड देन, अगर इंटेंसिटी बदली, चेंज्ड, देन देयर विल बी नो चेंज इन कलर। कलर में चेंज नहीं आएगा, ओनली चेंज इन ब्राइटनेस ऑफ कलर शुड बी चेंज्ड। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होना चाहिए भाई? ब्राइटनेस चेंज होनी चाहिए। लेकिन बट यहां पर क्या देखो, जब आपने क्या किया है, आयरन को हीट किया तो वो उसका कलर चेंज हुआ। तो कलर चेंज हुआ, इसका मतलब अगर वो कंटिन्यूअसली चल रहा है तो इसका साफ मतलब है कि उसकी इंटेंसिटी बदलनी चाहिए थी। इंटेंसिटी बदलने से उसकी सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ती? चेंज होती, ब्राइटनेस चेंज होती, कलर चेंज नहीं होता। लेकिन बट इन एक्चुअल क्या ऑब्जर्व किया गया? यहां लिख दूं? यस। बट इन एक्चुअल क्या हुआ है? देयर इज चेंज इन कलर ऑन हीटिंग अ ब्लैक बॉडी। एक ब्लैक बॉडी को जब हीट किया तो वो क्या हुआ? उसका कलर चेंज हुआ। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी seems to be incorrect। उसकी ये स्टेटमेंट करेक्ट ही नहीं लगती कि भाई जो रेडिएशंस हैं वो कंटिन्यूअसली एमिट कर रहा है, कोई भी सोर्स लगातार एमिट कर रहा है। लगातार अगर वो एमिट करता तो सिर्फ और सिर्फ भाई रेडिएशंस तो वही आएंगी, रेडिएशन थोड़ा ही ना बदली जाएंगी। जब आपने टेम्परेचर बदल दिया तो लगातार वही रेडिएशंस आए, सिर्फ और सिर्फ जैसे कि पानी है, पानी में वेव्स तो वही चलेंगी। बट अगर आपने उसमें मूवमेंट बढ़ा दी तो क्या होना चाहिए? अब बड़ी बड़ी वेव्स हो जानी चाहिए, कलर तो नहीं बदलना चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन थी उसमें कलर बदला। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बदल रहा है, आप लोगों को पता है VIBGYOR, तो पहले रेड वेवलेंथ, फिर येलो वेवलेंथ और फिर ब्लू कलर की वेवलेंथ आई। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वेवलेंथ घटी है। तो हमने क्या किया, यहां से टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो पहले थी रेड, तो रेड का दिखा देते हैं, ठीक है, ब्लू कलर का भी है, ओके। ये थी हमारे पास पहली T1 टेम्परेचर पे, ये है रेड कलर का, देख लेते हैं, ऐसा ही समझ लें। तो यहां से आपको कैसी वेवलेंथ मिली है? T1 टेम्परेचर पे रेड कलर की वेवलेंथ। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो अब वेवलेंथ क्या होगी? T2 टेम्परेचर पे अब वेवलेंथ आ रही है आपके पास ये, ठीक है, ठीक है। दिस इज एट टेम्परेचर T2, दिस इज T2। तो अभी जो लैम्बडा मैक्स आया आपके पास वो ये था लैम्बडा रेड कलर का, ये रेड कलर का है, और ये है हमारे पास लैम्बडा येलो कलर का। तो येलो कलर दिख गया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। और करें तो और करते हैं, और टेम्परेचर बढ़ाया तो किस कलर का आ गया? हमारे पास ब्लू कलर का आ गया, ठीक है। तो दिस इज एट टेम्परेचर T3, और ये किस कलर की वेवलेंथ आ गई? लैम्बडा ब्लू कलर,
तो यहां से साफ पता चलता है आप लोगों को कि T1 सबसे कम, फिर T2, फिर T3। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, देखो इंटेंसिटी तो बढ़ रही है और साथ में क्या भी चेंज हो रहा है, उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो रही है। अगर वो कंटिन्यूअसली एमिट करता, जैसे वेव्स वो कह रहा था कंटिन्यूअसली चल रही है, तो उससे साफ मतलब था भाई एक वेव है, आप उसकी इंटेंसिटी तो बदलोगे, कंटिन्यूअसली तो चल रही है वो वेव। अगर वो डिसकंटिन्यूअसली आती, भाई पहली बार ये आया, फिर दूसरी बार दूसरा आया, तीसरी बार तीसरा, तो वेवलेंथ अलग आती। पर अगर एक ही वेव आ रही है उसके पास, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सिर्फ उसकी इंटेंसिटी बदले, उसकी इंटेंसिटी तो बदल नहीं रही है, सिर्फ क्या बदल रहा है उसका इंटेंसिटी भी बदल रही है। नो डाउट देख सकते हो इंटेंसिटी भी बढ़ गई है टेम्परेचर बढ़ाने से, पर क्या चीज भी चेंज होगी, वेवलेंथ, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो सकता। तो यहां से क्या कह सकते हैं, सो वी कैन conclude that black body radiations cannot be explained by electromagnetic wave theory। तो ये नोट कर लेना अपने आप से, मैंने बता दिया, समझ गए भाई। तो पहली चीज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब आते हैं दूसरे चीज पे, और वो है क्या, दूसरी लिमिटेशंस क्या थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब दूसरी चीज पे आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को मजा आएगा इसको भी पढ़ने में। जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे, मैं बात इस तरीके से कहूं कि अगर आपने ये वीडियो को देखा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाएगी, पर उसके लिए आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीजें तो पता होनी चाहिए। इंटेंसिटी क्या है, अपना कंसेप्ट बना लेना। इंटेंसिटी आप लोग टीवी में करते हो कि यार थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ा दो घटा दो, मतलब ब्राइटनेस। आप लोग कहते हो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दो, मतलब कलर चेंज कर रहे हो आप, छोटी सी बात थी। तो अब शुरुआत करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसके लिए आप लोगों को कई चीजें जाननी है। पहले तो फोटो मीन्स होता है, फोटो मीन्स लाइट, ठीक है। जहां पे भी आपको फोटो मिले इसका मतलब लाइट है। इलेक्ट्रिक मतलब है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रिक वैसे तो चार्ज के लिए यूज होता है, बट यहां पर ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, ठीक है। तो क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये अब आपको जानना पड़ेगा। बाकी तो इफेक्ट है, तो लाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का एमिशन। आप क्या करो, एक मेटल लो, ये मेटल का सरफेस ले लिया, इस पर आप लाइट डालो, लाइट डाली, मैं वेव ही फॉर्म में ले रहा हूं, हालांकि ये चीज वेव की फॉर्म में एक्सप्लेन ही नहीं होती है, ठीक है। वो कह रहा है भाई कंटिन्यूअसली ये क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। हम मान लेते हैं भाई कंटिन्यूअसली एमिट कर रहा है। अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है। मेटल पता है आप सबको, जो मेटल है वो किससे बनी हुई होती है, आप इसको ऐसे समझ लें, ये आम है, अभी मैंगो का सीजन भी है, आप लोग इजीली समझ जाओगे हैं, अगर सीजन नहीं होता तो नहीं समझते ना। ओके, ये आम है। अब आम के अंदर क्या क्या होता है, बार छिलका और सेंटर में है गुठली, ये गुठली है, इसको बोल देते हैं न्यूक्लियस, सेंटर है ये न्यूक्लियस, और यहां पर है पल्प, ये जो गुद्दा है उसका, और इसके बाहर क्या है, ये है इसका छिलका, वही कवर। सेम ऐसा ही एटम होता है, एटम के सेंटर में तो होता है न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ ये हैं इलेक्ट्रॉन। जो सबसे बाहर वाली जो शेल है, ऑर्बिट है, उसमें उसको तो बोल रहे हैं छिलका, जो इसका कवर है, इसमें बोलते हैं, यहां पर बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल या वैलेंस ऑर्बिट या आउटर मोस्ट शेल। सबसे बाहर वाली शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल है सबसे बाहर वाली शेल, ठीक है। तो ये है आपकी वैलेंस, जहां पे वैलेंस टर्म आ जाए मतलब आउटर मोस्ट की बात कर रहा है, तो ये है। अब अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं यहां से, तो ये क्या बच गया, यहां से छिलका हटा दे तो क्या होगा, पहले आपके हाथ पे मैंगो का
जो रस है, जूस है, वो आपको टच नहीं करेगा, अब आपका हाथ गंदा हो जाएगा, उस रस से अफेक्ट होगा, ठीक है, मतलब आपको लगेगा चिपचिपापन आ गया। सेम ऐसे ही अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो अब क्या होगा, तुम कहोगे सर इलेक्ट्रॉन निकालते ही ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी चार्ज्ड हो गया, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज obtained after removal of outermost electron, outermost electron के निकलने के बाद is known as kernel, is known as, उसको बोलते हैं kernel, KERNEL, kernel। तो जो मेटल है वो किससे बनी होती है, kernel एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन है, या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो कर्नल्स कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज, कर्नल इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं। तो ये कर्नल्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, कर्नल्स इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो आम विद पल्प और उसका छिलका, आम विद पल्प और उसका छिलका, या फिर एटम का जो पार्ट बचा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बाद वो, और फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन जो निकाल दिया, ये है मेटल। तो ये मेटल किससे चिपका हुआ था, ये जो ये जो इलेक्ट्रॉन था ये किससे अटैच है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और ये कर्नल पे पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच में कैसा फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो ये फोर्स तोड़ना पड़ेगा। तो इसको तोड़ने के लिए अब मान लो कि तुम्हारे पास एक वेट रखा है, जिम में जाते होंगे बच्चे, जाते नहीं होंगे तो उनको कम से कम आइडिया तो होगा ही जिम में क्या करते हैं? अभी तो खैर तुम्हारी एज कम है, पर फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसा चाहेंगे कि वो ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बना लें। तो अब जब वो बॉडी बनाने लगेंगे तो जाके वेट उठाएंगे, और जाते ही जाके वो, उस बच्चे का वजन तो है खुद ही 40 kg, और जाके उसने उठा लिया 50 kg, उठा लेगा क्या? तुम कहोगे नहीं। तो कम से कम तुम्हारे में इतनी ताकत होनी चाहिए कि तुम उतना वजन उठा सको। तो वो जो मिनिमम ताकत है जो वजन उठाने के लिए आपको चाहिए, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती है वेव की। वेव क्या थी, ये रेडिएशंस क्या थी, वेव्स ही थी, और वेव्स को क्या बोलते थे, एनर्जी ही थी। तो ये जो एनर्जी है ये इस इलेक्ट्रॉन को कब निकाल पाएगी, जब इसके पास कम से कम इतनी, मान लो कि इसको और इसके बीच में 30 जूल की एनर्जी है, तो अगर इसके पास 30 जूल एनर्जी है ना, तो ये इसको हिलाना शुरू करेगी, और अगर 31 जूल है तो इसको निकाल देगी। तो इलेक्ट्रॉन, जब लाइट आई तो लाइट ने इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया, बाहर निकाल दिया, और किसके साथ, जब ये मिनिमम एनर्जी के साथ इससे स्ट्राइक किया मेटल के सरफेस पे, तो उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द ejection of electron from the surface of metal when light of certain minimum energy और फ्रीक्वेंसी भाई इस मिनिमम एनर्जी को दिखाएंगे W नॉट से, या आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको पढ़ा दूंगा क्या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो मैं ये बताऊंगा ये क्या, ये वर्क फंक्शन है। और फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू नॉट से दिखा देते हैं। सर्टेन मिनिमम एनर्जी, व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन मिनिमम एनर्जी स्ट्राइक्स ऑन इट, जब मिनिमम एनर्जी की जो लाइट है वो मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, तो उस टाइम जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो दैट इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं यहां लिख ही देता हूं एक बार। तो
तो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव that is nu naught required to remove electron from surface of metal is known as क्या बोलते हैं इसको? अब समझ लें पहले क्या बोलते हैं, तुम ही बताओगे इसका नाम। अगर मान लो मैं किसी बच्चे को क्लास से बाहर हो जाऊं, फर्स्ट बेंच पे बैठा था, यहां से उठा और वहां पे चला गया, अभी दरवाजा क्रॉस किया ही नहीं, उसने चौखट क्रॉस की ही नहीं, बाहर अंदर ही खड़ा हो गया, क्या वो कमरे से बाहर निकल गया क्या? तो तुम कहोगे नहीं सर। तो उसको, जैसे मान लो ये क्लासरूम है हमारे पास और ये वो दरवाजा है, तो क्या हुआ, यहां से मैं यहां पे हूं, मैंने इस बच्चे को बोला भाई तू निकल, और वो जाके यहां खड़ा हो गया, इसको इंग्लिश में चौखट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड। तो वो थ्रेशोल्ड के पास जाके खड़ा हो गया, क्या वो निकल गया क्या बाहर? अब निकलने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इस थ्रेशोल्ड पे जाके खड़ा हो गया, और जैसे ही बाहर की तरफ गिरेगा तो वो गया कमरे से बाहर। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पहले तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड पे पहुंचेगा, थ्रेशोल्ड के बाद थोड़ी सी भी एनर्जी देते ही वो बाहर, समझ गए? तो क्या फ्रीक्वेंसी बोलूं इसको? मेटल इज नोन एज, क्या बोले भाई इसको? थ्रेशोल्ड तक पहुंचाने के लिए ये फ्रीक्वेंसी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड इट इज डिनोटेड बाय न्यू नॉट। इसको न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। द wavelength corresponding to you know very well the relation between frequency and wavelength, बहुत अच्छे से आपको पता है। the wavelength corresponding to threshold frequency is known as क्या बोलते हैं भाई इसको? known as threshold wavelength बोलते हैं इसको, threshold wavelength, that is lambda नॉट से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है? नॉट याद होगा आप लोगों ने, एक बंदूक का नाम सुना होगा 303, तो नॉट मतलब जीरो, नॉट मींस जीरो, तो लैम्बडा के नीचे जीरो है या न्यू के नीचे जीरो है तो न्यू नॉट बोल देते हैं इसको, ठीक है? तो ये है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब ऐसे ही द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? यू नो, आई थिंक आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने तो आंसर दे दिया होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, या फिर वर्क फंक्शन भी बोलते हैं इसको, और वर्क फंक्शन दैट इज W नॉट, इसको W नॉट से डिनोट किया जा सकता है, ठीक है? तो ये है भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्लियर है? अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे किया जाता है इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत बहुत जरूरी है, ओके? तो सम कॉमन ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, so some common observations during the performance of photoelectric effect। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप स्टडी करेंगे तो उस टाइम पे क्या क्या कॉमन ऑब्जर्वेशंस हैं, तभी हम बता पाएंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से कैसे एक्सप्लेन नहीं होता है। तो पहले तो इसका इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट लेते हैं वही सेम जैसा कि आप लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, तो दिस इज कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है? इसमें ये ले लिया कैथोड जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मेटल का पीस है, और यहां से वही सेम हम लोगों ने
इसको कनेक्ट कर दिया है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, ये हमारा डिटेक्टर है भाई। एनोड जो है ये डिटेक्ट करेगा, ये आपको बताएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच चुके हैं, कितने पहुंच चुके हैं ये भी बताएगा, ठीक है। और यहां से इसको जोड़ दिया जाता है भाई किससे, एमीटर से, ठीक है। इसको किससे जोड़ देते हैं, एमीटर से, ठीक है, टू मेजर दी करंट। ओके, सो दिस इज कैथोड, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कैथोड, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास नेगेटिवली चार्ज, और ये हो गया हमारे पास एनोड, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, अब हमें यहां से पोटेंशियल अप्लाई नहीं करना है, मैं फिर बता दूं आपको क्या करना है। यहां से दिस इज सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट, तो ये लाइट आपने डालनी है, सोर्स ऑफ लाइट। बहुत ध्यान से समझना भाई बच्चों, ये बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसको जोड़ देते हैं किसके साथ, इसको जोड़ देते हैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जो इंटेंसिटी चेंज करने के लिए, ये ऊपर वाला तो है जो इंटेंसिटी को वेरी करेगा, और एक बार हम लोग क्या करेंगे जो कि वेवलेंथ को चेंज करेगा या फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा। तो यहां पे से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी या वेवलेंथ चेंज होगी, ठीक। आप चाहे वेवलेंथ लिख लें। यहां पे एमीटर है, जब तक आपने क्या किया, अब समझना शुरू करते हैं। यहां से हमने लाइट डालनी शुरुआत कर दी है, ठीक है, ठीक है। यहां से लाइट डाली, ये लाइट डाली, ठीक है, ये लाइट डाली यहां से, ये लाइट का सोर्स था, तो यहां से लाइट एमिट हो रही है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन वो कैसे निकलेंगे अब ये चीज आपको देखनी है। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज अ डिटेक्टर, ये भी मैं लिख देता हूं, दिस इज अ डिटेक्टर जो बताएगा, जब यहां पे पहुंचेंगे तो हम एमीटर से पता कर लेंगे कि कितना करंट जनरेट हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होगा, जो यहां पे पहुंचेंगे। तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्कर only when the light of threshold frequency is scattered on the metal piece। जब मेटल पीस के ऊपर आप मिनिमम एनर्जी की या मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे, मान लो ये लाइट मैंने डाल दी, ठीक है, तो ये है पहली ऑब्जर्वेशन। समझ रहे हो बात को, बस यही बात आपको समझनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी ऑब्जर्वेशन है, ये मैंने यही लिखा था, सम कॉमन ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान से समझना ये बात कि अगर आपने थ्रेशोल्ड एनर्जी, जैसे कि ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, ये लाइट मैंने इसके ऊपर स्कैटर की है इस सरफेस के ऊपर, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलना शुरू हो गए हैं, ठीक है। ओके, है मेरे पास कलर, तो आई जस्ट रिप्रेजेंट इट विद द वाइट कलर। ओके, ये इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए भाई, ठीक है। मान लो 3 इलेक्ट्रॉन निकले और ये किधर चल रहे हैं, इस तरफ चल रहे हैं, चलना शुरू। तो अब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे चल रहे हैं, अब हमने दूसरी चीज क्या की, अब इसकी इंटेंसिटी बदल दी, इंटेंसिटी बदल रहे हैं, ये वाली वेव थी, अब इसकी इंटेंसिटी बदल दें, बढ़ा दें इंटेंसिटी। हमने क्या किया, अभी ब्लू कलर था, हमने क्या कर दिया, और डार्क कलर कर दिया, ठीक है, ब्लू ही डार्क कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखें भाई बच्चों, हमने क्या किया, जब इंटेंसिटी बदल दी, थोड़ा सा डार्क कलर डाल दिया, कलर चेंज नहीं किया है, हमने क्या किया है, डार्क ब्लू कर दिया है। आप लोग समझ लेना है, ब्लू नहीं हुआ, ये वायलेट कलर आ गया, चलो दोबारा से बना देते, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा इसी को डार्क कर देते, ठीक है, पहले लाइट था, अब डार्क ब्लू कलर आ गया भाई, ठीक है। होपफुली आइडिया हो जाएगा, आप लोग वीडियो को पॉज कर करके और समझते चले। ये डार्क ब्लू कर दिया, तो क्या होगा बता सकते हो आप लोग, अभी इलेक्ट्रॉन 3 निकल रहे थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे,
और ज्यादा इंटेंसिटी डालेंगे, मतलब क्या बताया था मैंने, इंटेंसिटी में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आपने 3 फोटोन, 4 फोटोन, 5 फोटोन थे, 5 फोटोन थे, अब आपने 10 फोटोन, हर फोटोन की एक एनर्जी है, वो कितनी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी है या उससे थोड़ी ज्यादा है। तो जैसे ही ज्यादा डाली तो क्या होगा, जब तक आपने कम डाली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम, तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया, यहाँ पे 0 रीडिंग दिखेगी आपको। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा, मतलब इंटेंसिटी बढ़ा दी। तो एज द intensity of light is increased, number of electrons ejected from, इजेक्ट तो पर सुना होगा ना आप लोगों ने, डीवीडी प्लेयर में इजेक्ट का बटन होता है, उससे डीवीडी बाहर आ जाती है। इजेक्टेड फ्रॉम, इंक्रीज्ड, लाइट इज इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ejected from surface of metal increases, surface of metal increases, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, आपको करंट ज्यादा दिखना शुरू हो जाएगा। समझ गए? तो आपकी दूसरी ऑब्जर्वेशन है, अभी सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ाई है, फ्रीक्वेंसी क्या थी, आपने न्यू नोट ही डाली थी, एंड यू आर इंक्रीजिंग व्हाट, इंटेंसिटी, ब्राइटनेस बढ़ा दी। समझ गए? डार्क कलर करते चले गए, उसको कलर नहीं बदला है, सिर्फ इंटेंसिटी बदली है। तो आप लोग देखें, पहले एक लाइट आती थी, वो उस पे एक इलेक्ट्रॉन को निकालती थी, दूसरी आती थी, फिर दूसरे को निकालती थी। हम इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, कई सारे फोटोन साथ में आ रहे हैं, लाइट से जो निकलते हैं, लाइट से जो एनर्जी आती है ना, ये अगली थ्योरी बताएगी, बट अभी के लिए भी आप बता सकते हो, और ज्यादा आगे भाई तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो अभी 3 की बजाय 4, 5 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए भाई आगे की तरफ, जिसकी वजह से यहां पर क्या होगा, करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। आगे समझ में? ओके, थर्ड बात करते हैं। अब इंटेंसिटी को तो रखते हैं सेम, इंटेंसिटी नहीं बदलते, अब फ्रीक्वेंसी बदलेंगे, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा बढ़ाएंगे। अब आपने क्या किया, फोटॉन्स तो 5 ही हैं, पर इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाओगे, वेवलेंथ कम करके, वेवलेंथ कम करके आपने क्या कर दिया, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एज दी फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, बता सकते हो उससे क्या होगा। हमने ऐसे समझो, आप लोगों ने खूब देखा है टीवीज में, मूवीज में, एक और खासकर साउथ इंडियन मूवीज में, एक बंदा बंदूक लेके मारता है तो वो उड़ जाता है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, अगेंस्ट दी न्यूटन्स लॉस, तो न्यूटन को तो फेल कर रहे थे वो साउथ इंडियन खासकर, तो वो उड़ता है। अब मान लो कि एक आया बंदा और उसने हल्की सी बंदूक ली और उससे मारा, तो किस केस में ज्यादा जल्दी उड़ेगा, बंदूक तो एक ही गोली चली, तो एक ही बंदा है, अगर हमने उसको मारी हल्की सी गोली तो वो क्या होगा, उसकी एनर्जी कम थी तो वो क्या हो गया, वहीं खड़ा गया, थोड़ी सी बढ़ाई थोड़ा सा पीछे गया, और बढ़ाई और ज्यादा पीछे गया। इसका मतलब बंदा एक ही है जो कि ज्यादा दूर जा सकता है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। आपने देखा कि 3 इलेक्ट्रॉन्स चल रहे थे तो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स चले, फ्रीक्वेंसी बदली, फ्रीक्वेंसी बदलते ही का मतलब है हमने क्या बदल दिया, कलर बदल दिया भाई, कलर बदल दिया, कलर बदल दिया ना, फ्रीक्वेंसी बदलते ही या वेवलेंथ बदलते ही तो कलर बदलेगा। अब कलर बदलने से क्या होगा, एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, बट नो चेंज इन किसमें, बट नो चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑब्जर्व्ड। आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं बदलेंगे, वो 3 ही हैं, बस स्पीड से चले जाएंगे और स्पीड से भागेंगे, बाकी कुछ नहीं।
ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब परफॉर्म किया गया तो ऐसे किया गया। तो होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये सोर्स ऑफ लाइट था, ये मेटल का सरफेस था जिस पे हमने डाली, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकली। तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया बढ़ा रहे हैं। हर एक के पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो वो सभी इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। अगर 10 जा रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन, 100 जा रहे हैं तो 100 इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए भाई? तो यहां से आपने असल में फोटॉन्स बढ़ाए। अब ये तो थी सारी की सारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ऑब्जर्वेशंस। अब क्या है, क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पे बेस्ड एक्सप्लेन हो सकती है क्या? तो अब हम जानेंगे ये कैसे लिमिटेशन है। तो देखते हैं क्या। अकॉर्डिंग टू electromagnetic wave theory, the radiations or energy emitted by any source, radiation is emitted continuously by any source, ठीक है। वो किसी भी सोर्स से कंटिन्यूअसली एमिट करेगा, ठीक है। इफ द एनर्जी इज एमिटेड कंटिन्यूअसली बाय एनी सोर्स, किसी सोर्स से अगर वो कंटिन्यूअसली एमिट होती है एनी सोर्स, देन तो क्या होना चाहिए? If the energy is emitted continuously by any source, then the energy must be accumulated. क्या होनी चाहिए? वो इकट्ठी हो जानी चाहिए, accumulated on surface of metal, मेटल के सरफेस पे accumulate हो जानी चाहिए। अब देखो लगातार कृपा आ रही है, ठीक है, ये कृपा लगातार आ रही है, ठीक है। यहां से कोई जादू कर रहा है, रेडिएशंस दे रहा है, तो वो नहीं करता ऐसे हाथ करके, भगवान देखा होगा वो ऐसे कर देते हैं, लगातार कृपा आती है, तो लगातार रेडिएशंस आ रही है। तो क्या होगा भाई? हो सकता अभी इलेक्ट्रॉन ना निकले, पर लगातार अगर चलते जाओगे तो क्या होगा? तो क्या होना चाहिए? फाइनली ये इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए, चाहे मैं इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दूं या ना दूं। वो नहीं सुना आपने, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, के लगातार अगर रस्सी को खींचे जाओ तो क्या हो जाता है? उस पे निशान पड़ जाता है। आप लोग यहाँ से अपने हाथ पे ऐसे करते जाओ, अगर कंटिन्यूअसली करते जाओगे तो ये स्किन वैसे नहीं निकल रही है, इतनी एनर्जी नहीं थी इस घुमाने में, पर अगर कंटिन्यूअसली चलेगी तो ये यहाँ से फट जाता है। तो लगातार अगर एनर्जी आ रही है तो इलेक्ट्रॉन तो निकल जाना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन क्या निकला? क्या? अगर आप लगातार किसी चीज को उठाने की कोशिश करते हो, लगातार उसको एनर्जी दे रहे हो, तो आप कम से कम चाहे वो 100 किलो का भी वेट आप उसको हिला तो दोगे, तो वो हिला देना मतलब इलेक्ट्रॉन तो निकल ही रहा है। अगर वो कंटिन्यूअसली, पर आपने किया ट्राई, वो नहीं हो रहा, छोड़ दिया, फिर किया, फिर नहीं हो रहा, तो क्या इलेक्ट्रॉन कभी भी, क्या वो वेट कभी भी निकलेगा? क्या? तो वो वेट कभी नहीं निकलेगा। तो उस वेट को निकालने के लिए, भाई अभी नहीं, तो उस वेट को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर वो कंटिन्यूअसली है तो उसको निकल जाना चाहिए। तो एक्यूमुलेटेड ऑन सरफेस ऑफ मेटल, if the energy is emitted continuously by any source, then the energy must be accumulated on surface of metal, and hence every radiation can emit the electron from surface of metal। तो हर रेडिएशन मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है, बट इन एक्चुअल में क्या देखा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, only when, कब? Observed only when radiation of
threshold frequency when radiations of threshold frequency strike on surface of metal. So electromagnetic wave theory seems to be incorrect. तो ये भी एक्सप्लेन नहीं हुआ भाई, ठीक है। दोबारा से फिर पढ़ेंगे इन्हीं को, जब हम लोग वो थ्योरी बता देंगे जो थ्योरी इन दोनों इफेक्ट को एक्सप्लेन करेगी, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को भी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी। तो ये दो लिमिटेशंस थी, होपफुली आपको बिल्कुल 100% क्लियर हुआ होगा। तो दिस इज अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अब इन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हम लोग नई थ्योरी पढ़ेंगे, और वो है क्या? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और वो थ्योरी आएगी हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो उस वीडियो में से पहले आपको ये वीडियो पक्का देखनी है, और होपफुली सभी बच्चों को और जो भी ऑडियंस इसको देख रही है हर पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मैंने ध्यान से इसीलिए बनाया, हर चीज को एक्सप्लेन किया। मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अंदर एक इक्वेशन और आती है, वो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, वो आपको तब बताऊंगा जब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ाऊंगा। तो इसीलिए आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की पूरी नॉलेज के लिए एक वीडियो और देखना पड़ेगा, ठीक है। वो ही ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए वो भी जानेंगे। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की दो लिमिटेशंस है मेनली। एक है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के अकॉर्डिंग कोई भी सब्सटेंस लगातार रेडिएशंस एमिट करेगा। ब्लैक बॉडी तो वो होती है जो कि परफेक्ट एमिटर, परफेक्ट एब्जॉर्बर। अगर वो वेव्स एमिट कर रही है कंटिन्यूअसली, तो इसका मतलब एक ही कलर की रेडिएशंस आनी चाहिए, बट नहीं आती। जैसे कि हम आयरन को हीट करते थे तो कलर चेंज होता था, तो इसका साफ मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कलर नहीं चेंज होना चाहिए। इंटेंसिटी तो बदल सकती थी, पर कलर क्यों चेंज हो गया? तो इस थ्योरी में कुछ गड़बड़ है। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग कि भाई जब तक आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वेव्स नहीं डालोगे तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। पर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो भाई वो लगातार जाएगी। अब कोई चीज लगातार जा रही है तो बेशक से उसके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो फिर भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है अगर वो कंटिन्यूअसली मूव करती है। पर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक्सप्लेन नहीं करता कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो अब आएंगे नई थ्योरी जो कि फिर से क्या एक्सप्लेन करेगी? पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशंस। तो अब हम लोग वो पढ़ेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।